कोठड़ी का दरवाजा बंद करके रूबी जीने के दरवाजे के पास आकर बोली, कौन है जो कुंवर जी को बेआराम करने आ गया है। जीने के दरवाजे के पट बंद थे। दूसरी तरफ से पहरेदार की आवाज आई, मैं हूँ जी, कुंवर जी महाराज का दास प्रताप सिंह। रूबी ने बरहमी से पूछा, क्या बात है? कुंवर जी आराम कर रहे हैं। पहरेदार ने जवाब में कहा, कुंवर महाराज पान की डिबिया मोटर गाड़ी में ही भूल गए थे, वो लेकर आया हूँ। रूबी ने सोचा कि ये डिबिया इस कमबख्त से ले ही लेनी चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि ये दोबारा इस वक्त आ जाए जब वो खिड़की से नीचे उतरकर टीलों तक ही पहुंच पाई हो। इस तरह से राणा जय सिंह के कत्ल का दिन निकलने से पहले ही पता चल जाता और रूबी को इस इलाके से निकल जाने का मौका नहीं मिल सकता था। इसने दरवाजा थोड़ा सा खोलकर हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा, लाओ मुझे दे दो और खबरदार अब आवाज ना देना, कुंवर जी सो रहे हैं। पहरेदार ने डिबिया रूबी के हाथ में दे दी और वापस सीढ़ियां उतर गया। अब रूबी ने ऐसा किया कि जीने का दरवाजा बंद करके अंदर से कुंडी चढ़ा दी ताकि सुबह को अगर कोई आए भी तो इसे दरवाजा तोड़ कर ही आना पड़े और यूं रूबी को वहां से भागकर रोपोश होने का मजीद कुछ वक्त मिल जाए। वो तेज तेज कदमों से चलती कोठड़ी में आ गई। कोठड़ी के दरवाजे की भी कुंडी लगा दी। अब इसे राणा जय सिंह की लाश से कोई सरोकार नहीं था। इसने पलंग के नीचे से चादर फाड़ कर बनाई हुई रेशमी रस्सी निकाली, इसे खिड़की के साथ खूब मजबूती से बांधा और दूसरी तरफ नीचे फेंक दिया। ये मरहला बड़ा खतरनाक था, इतनी बुलंदी से जबकि नीचे 200 फीट गहरा खड्ड हो। नीचे उतरने का रूबी को पहले भी कभी तजुर्बा नहीं था, मगर इसका हौसला बुलंद था। अपनी इज्जत की खातिर एक हवस परस्त बदमाश को कत्ल कर देने से इसका दिल शेरनी का दिल बन गया था। इस बदकिरदार आदमी ने न जाने कितनी मजलूम लड़कियों की इज्जतें बर्बाद करके इन्हें मौत के घाट उतार कर हवेली के तहखानों में दफन कर दिया था। रूबी ने अल्लाह का नाम लिया, खिड़की पर चढ़कर दोनों हाथों से रस्सी को अच्छी तरह से पकड़ लिया। इसका एक बल अपनी कमर के गिर्द दिया और दोनों पांव जमीन के साथ टिका कर आहिस्ता आहिस्ता नीचे खिसकने लगी। इसे बस एक ही डर था कि कहीं रस्सी टूट न जाए, मगर रस्सी बड़ी मजबूत थी। इस रेशम में नायलॉन के रेशे भी शामिल थे। वो थोड़ा थोड़ा उछल कर नीचे उतर रही थी। आखिर इसके पांव दीवार के साथ बाहर निकली हुई पथरीली पट्टी से जाकर लग गए। इतनी देर में इसकी हथेलियां जैसे दहकने लगी थीं। बाद में रूबी ने देखा तो दोनों हथेलियों में लंबे निशान पड़ गए थे और एक दो जगहों से खून भी रसने लगा था। इसने रस्सी छोड़ दी और दीवार को दोनों बाजुओं में ले लिया। वो गोया एक 200 फीट गहरे कुएं की मंडेर पर चल रही थी। नीचे गहरी खड्ड थी। रूबी के अंदर जिंदा रहने और शेर खान को वहां से निकाल कर पाकिस्तान ले जाने और शादी करके सीधी सादी जिंदगी बसर करने का जज्बा मौजूद था। ये जज्बा इसे हर हालत में ताकत बख्श रहा था। जमीन अंधेरी रात में सिर्फ 3 कदम के फासले पर इसे दिखाई दे रही थी। वो दिल में खुदा को याद कर रही थी। जब खड्ड के किनारे उगी हुई नसवारी जहाड़ियां इसे बिल्कुल सामने नजर आने लगी तो इसने उछलकर अपने आप को जहाड़ी पर गिरा दिया। इसे पसीना आ गया था। राणा जय सिंह को कत्ल करते वक्त इसका दिल नहीं धड़का था, मगर अब वो यूं हाँप रही थी जैसे कहीं से सर पीट भागती हुई आ रही हो। वो जल्दी से उठी और अब वाकई ही इसने एक तरफ दौड़ना शुरू कर दिया। वो पत्थर की तरह सख्त रेतले टीलों के दरमियान बनी हुई कुदरती खड्ड के किनारे दौड़ रही थी। आसमान पर तारे भी इसे जैसे गौर से देख रहे थे। वो जवान थी, इसकी रगों में जवानी और नौ उम्री का ताजा खून गर्दिश कर रहा था। वो जाने कितनी देर तक भागती चली गई। वो इस खूनी हवेली से जितनी दूर हो सके चले जाना चाहती थी। वो थक कर एक जगह बैठ गई। जरा सांस ठीक हुआ तो रूबी को इस बात का अफसोस होने लगा कि इसने आती दफा लाश की तलाशी क्यों न ली। राणा की जेब में जरूर कुछ न कुछ रकम मौजूद होगी। रूबी के पास 15-20 ही रुपए थे और इसने पतलून की बजाय राजस्थानी देहाती औरतों की तरह लाल और जर्द रंग की साड़ी पहन रखी थी। पाँव में कुछ भी नहीं था। इस इलाके में सहराई सांप बड़े जहरीले होते हैं। रूबी उठकर चलने लगी। अब वो दौड़ने की बजाय तेज तेज चल रही थी। इसे थोड़ा सा इत्मीनान था कि राणा की लाश सुबह से पहले किसी को नहीं मिलेगी। उस वक्त तक रूबी इनकी दस्तरस से दूर निकल चुकी होगी। अभी आधी रात का वक्त था और इसे इस सड़क की तलाश थी जहां से इसके कयास के मुताबिक रात के पिछले पहर थोड़ी थोड़ी देर बाद किसी ट्रक के गुजरने की आवाज सुना करती थी। वो जिस इलाके से रात के वक्त गुजर रही थी वो रेगिस्तानी इलाका था।
वहाँ नरम रेत भी थी और पत्थर की तरह सख्त चट्टानें भी जमीन से बाहर निकली हुई थी। कहीं कोई दरख्त रात के वक्त सितारों भरे आसमान के पसे मंजर में नजर आता था। रूबी सख्त जमीन से बचकर नरम नरम रेत पर चल रही थी। जफाकशी की आदी थी, इसलिए इसे ज्यादा तकलीफ महसूस नहीं हो रही थी। फिर भी नंगे पाँव चलते चलते इसके पाँव अकड़ से गए। चलने में इसकी साड़ी भी उलझ रही थी। अगर इसने पतलून कमीज पहन रखी होती इसे आसानी होती। अब इसे बार बार एक हाथ से साड़ी को संभालना पड़ रहा था। अंधेरे और सितारों की रोशनी में इसे कुछ फासले पर काले काले धब्बे से नजर आए। वो इनकी तरफ बढ़ने लगी। ये धब्बे किसी गांव के 10-12 कच्चे मकान थे जिन पर गहरी खामोशी और अंधेरा छाया था। गांव से बाहर कीकर के दरख्तों का एक काले रंग का झुंड था। रूबी करीब आई तो देखा कि वहाँ एक ऊंट बैठा जो गाली कर रहा था। ऊंट ने अपनी लंबी खम खाई हुई गर्दन घुमाकर रूबी की तरफ की। अंधेरे में इसकी आंखें चमक रही थीं। ऊंटों से रूबी खाना बदोशी के दिनों में काफी रोशनास हो गई थी। ये ऊंट इसे पैदल चलने की मुशक्कत और इस इलाके से निकाल कर दूर ले जा सकता था। रूबी ऊंट के करीब आ गई। ऊंट ने गर्दन दूसरी तरफ कर ली, जैसे रूबी को इसने कोई अहमियत ना दी हो। रूबी ने करीब आकर इसकी गर्दन पर प्यार से हाथ फेरा। ऊंट ने कोई रद्दे अमल जाहिर ना किया। आखिर ऊंट था। रूबी ने झुककर दरख्त पर से ऊंट की रस्सी खोल दी। यही इस ऊंट की बाग भी थी। फिर आहिस्ता से ऊंट पर बैठी और बड़े प्यार से ऊंट की पसलियों के साथ अपना घुटना मारा। ऊंट को उठाने, बिठाने और चलाने भगाने का फन रूबी ने खाना बदोशों के साथ रहकर सीखा था। ऊंट के हलक से हल्की सी आवाज निकली और फिर खड़ा हो गया। रूबी ने इसकी बाग को बाईं तरफ करके आहिस्ता से खींचा और दोनों घुटने ऊंट के फूली हुई पसलियों पर हल्के हल्के मारने लगी। ऊंट कीकर के झुंड से निकलकर रात की तारीकी में इस जानब रवाना हुआ। सवाल अब सिर्फ ये था कि ऊंट रूबी को कहाँ ले जा रहा था। वो सितारों को देखकर चल रही थी और इस जानब ऊंट को भगाए लिए जा रही थी जिधर से सूरज निकलना था। अब इसे शेर खान के पास पहुंचने की जल्दी नहीं थी, बल्कि सबसे पहले खुद को किसी जगह रोपोश करने की जरूरत थी। दूर इसे लाल रंग की रोशनी दिखाई दी। रूबी को दूर से रेलवे के सिग्नल की रोशनी नजर आई। ये रूबी के लिए उम्मीद की रोशनी थी। रूबी ने ऊंट का रुख सिग्नल की रोशनी की तरफ कर दिया। ऊंट ने बहुत जल्द इसे सहरा में बिछी हुई रेलवे लाइन पर पहुंचा दिया। रूबी ने कोई 1.5-2 फरलांग के फासले पर रेलवे स्टेशन की 2-4 बत्तियां झिलमिलाती हुई देखी। रूबी को राना के आदमियों के अलावा उदयपुर के थानेदार और CID इंस्पेक्टर मक्खन लाल के हाथों पकड़े जाने का भी खतरा था। रूबी सोचने लगी कि क्या वो यहाँ से रेलगाड़ी के जरिए किसी दूसरे शहर चली जाए या इस इलाके में किसी जगह छुप कर शेर खान को जेल या हवालात से निकाल ले जाने की कोशिश करे। इलाके की पुलिस इसकी खोज में थी और राणा जय सिंह के आदमी दिन निकलते ही इसकी तलाश में निकलने वाले थे। जाहिर है राणा के कत्ल की रिपोर्ट पुलिस थाने में दर्ज कराई जाएगी और पुलिस को बहुत जल्द पता चल जाएगा कि ये कत्ल इसी लड़की ने किया है जिसको शेर खान अपनी बीवी बताता है और जो खाना बदोश बनकर सफर कर रही थी और राणा जय सिंह इसे अपनी हवेली में लाया था। तब पुलिस ज्यादा मुस्तैदी से इसकी खोज में निकल खड़ी होगी। नहीं, मुझे यहाँ से दूर किसी शहर में चले जाना चाहिए। इस मुल्क में लाखों मुसलमान घराने आबाद हैं। मुझे किसी भी घर में पनाह मिल सकती है। बस जरा चालाकी और होशियारी से अदाकारी करने की जरूरत होगी। ये सोचकर रूबी ने ऊंट को रेलवे स्टेशन की रोशनियों की तरफ बढ़ा दिया। बहुत जल्द वो रेलवे स्टेशन के पास पहुंच गई। यहाँ इसने ऊंट को जमीन पर बिठाया, नीचे उतरकर दाएं बाएं माहौल का जायजा लिया। आसमान पर मशरक की जानब रात के पिछले पहर की पहली नीली झलक नमूदार होने लगी थी। रेलवे स्टेशन वीरान सा था। एक छोटा सा देहाती स्टेशन था और यहाँ सिर्फ पैसेंजर गाड़ियाँ ही रुकती थीं। रूबी के कानों में रेल के इंजन की सीटी की आवाज आई। इसने पलट कर देखा। जिस तरफ से वो आई थी इधर से दूर रेलवे के इंजन की रोशनी झिलमिला रही थी। ये लाइट आहिस्ता आहिस्ता बड़ी होती जा रही थी। रूबी को ये इल्म नहीं था कि ये गाड़ी यहाँ रुकेगी या नहीं। ऊंट को वहीं छोड़कर रेलवे स्टेशन की तरफ दौड़ी। स्टेशन वाकई ही वीरान पड़ा था। सिर्फ स्टेशन मास्टर के वाहिद कमरे में लालटेन जल रही थी। इंजन की सीटी की आवाज सुनकर गेट के बाहर एक चारपाई पर सोया हुआ बूढ़ा आदमी उठकर पगड़ी बांध रहा था। रूबी ने इसके करीब जाकर पूछा, बाबा ये गाड़ी दिल्ली जाएगी ना? बूढ़े ने जल्दी जल्दी पगड़ी बांधते हुए रूबी की तरफ देखे बगैर कहा, हाँ, और ये कहकर खाट को दरख्त के साथ लगाया और गेट की तरफ चल दिया।
पैसेंजर ट्रेन स्टेशन में दाखिल हो गई थी। जिस बूढ़े ने रूबी को नींद के आलम में ये कह दिया था कि ये गाड़ी दिल्ली जा रही है, असल में इसे भी मालूम नहीं था कि दिल्ली जाने वाली पैसेंजर ट्रेन 1 घंटे पहले वहां से जा चुकी थी और ये ट्रेन मेवाड़ से होती हुई अहमदाबाद जा रही थी। रात के वक्त इस छोटे से स्टेशन का टिकट घर भी नहीं खुला था। सिर्फ एक स्टेशन मास्टर ही था जो हाथ में लालटेन लिए वीरान प्लेटफार्म पर खड़ा हो गया। ट्रेन से एक भी मुसाफिर नहीं उतरा था। रूबी दूसरी तरफ वाले रेलवे लाइन से गुजरकर एक डिब्बे में सवार होकर वहीं फर्श पर बैठ गई। ट्रेन यहाँ बामुश्किल 1 मिनट के लिए रुकी। इंजन ने सीटी बजाई और झक झक करती चल पड़ी। रूबी की बला जाने के ट्रेन का रुख शमाल की तरफ नहीं बल्कि जुनूब की तरफ था। शमाल की तरफ दिल्ली का शहर था और जुनूब की तरफ अहमदाबाद का शहर था जो गुजरात काठियावाड़ का दारुल हुकूमत था। रूबी इस इलाके में कभी नहीं आई थी। डिब्बे में औरतें भी थीं और मर्द भी सवार थे। वो सब अपनी अपनी जगहों पर सो रहे थे। ट्रेन चली तो खुली खिड़कियों में से ठंडी हवा के झोंके आने लगे। रूबी पर भी नींद ने हमला कर दिया। वो सारी रात की जागी हुई थी। वो बैठी बैठी ऊँघने लगी। सर नीचे को ढलकता तो जल्दी से आंख खोल देती। थोड़ी देर बाद फिर ऊँघने लग जाती। इसके पास टिकट नहीं था। 10-15 रुपए जरूर साड़ी के पल्लू में बंधे हुए थे। रात ढलने लगी थी। ट्रेन एक खास रफ्तार से जा रही थी। मशरक की जानब सुबह काजब नमूदार हो रही थी। कोई स्टेशन आया जहां डिब्बे में से कुछ सवारियां उतर गईं। ऊपर वाली एक बर्थ खाली हो गई। रूबी बर्थ पर चढ़कर लेट गई। गाड़ी आगे रवाना हुई तो इसे नींद ने आ लिया। वो सो गई। जब रूबी की आंख खुली तो ट्रेन की हल्की रफ्तार हो गई थी और डिब्बे में मुसाफिर अपना अपना सामान बांध रहे थे। वो बर्थ से नीचे उतर आई। इसने खिड़की में से बाहर सल निकाल कर देखा। गाड़ी किसी स्टेशन पर रुकने वाली थी। दिन निकल आया था। यह किसी कस्बे का स्टेशन था और जमीन सरसब्ज हो गई थी। रेत के टीले गायब हो गए थे। ट्रेन स्टेशन पर रुकी तो रूबी दोबारा बर्थ पर चढ़कर लेट गई और अपने आप को पुलिस की नजरों से बचाना चाहती थी, मगर वहां पुलिस का कोई सिपाही नहीं था। एक मोटा आदमी अपनी बीवी बच्चों के साथ डिब्बे में सवार हुआ, जिसने सफेद धोती, सफेद कुर्ता और सफेद कपड़े की कांग्रेसी टोपी पहन रखी थी। इसके हाथ में थैला था। बीवी भी भारी भरकम थी। बच्चों में एक लड़की 10-11 साल की होगी और एक लड़का 6-7 साल का था। उन्होंने आते ही डिब्बे में दरवाजे के पास ही जगह बनाई और बैठ गए। ये कोई कांग्रेसी लीडर लगता था। रूबी अभी तक बर्थ पर ही लेटी थी। गाड़ी चली तो इसने मुंह दूसरी तरफ कर लिया और दिल में सोचने लगी कि कब दिल्ली आएगा, शेर खान किस हाल में होगा। राणा जय सिंह के कत्ल का इसे कोई अफसोस नहीं था। पुलिस का खौफ भी अब इसके दिल से निकल चुका था, शायद इसलिए भी कि वो जाए वारदात से बहुत आगे निकल आई थी। ट्रेन एक खास रफ्तार से चली जा रही थी। धूप निकली हुई थी। कांग्रेसी लीडर अपनी बीवी से ऊंची आवाज में किसी जलसे जुलूस की बातें कर रहा था, जिनसे रूबी को कोई दिलचस्पी नहीं थी। गाड़ी स्टेशन से काफी दूर निकल आई थी और एक घने जंगल से गुजर रही थी। अचानक ट्रेन को एक धचका लगा और रूबी बर्थ से नीचे गिरते गिरते बची। कांग्रेसी लीडर की बीवी बच्चों की चीखें निकल गईं। इसके बाद एक और धचका लगा और रूबी ने बर्थ की जंजीर को मजबूती से पकड़ लिया। ट्रेन को जैसे एकदम से ब्रेकें लगा ली गई थी। ट्रेन की रफ्तार घटते घटते रुक गई। कांग्रेसी लीडर ने खिड़की से बाहर सर निकाल कर कहा, कोई गाय भैंस लाइन पर आ गई होगी। फिर इंजन की तरफ से गोलियां चलने की आवाजें आने लगी। अब रूबी ने चौंक कर नीचे देखा। कांग्रेसी लीडर ने जल्दी से सर अंदर कर लिया था। इसके बच्चे मां के साथ लगे हुए थे। औरत का रंग उड़ गया था। कांग्रेसी लीडर इसे हौसला दे रहा था, अरे कुछ नहीं हुआ, कोई शिकारी होगा, यूं ही फायर कर रहा होगा। फायर की आवाजें रुक गई थीं। ये क्या हो सकता है, रूबी सोचने लगी। दूसरे डिब्बों से मुसाफिरों की आवाजें आने लगी। वो सब परेशान थे और एक दूसरे से पूछ रहे थे कि गोली कहाँ चल रही है, ट्रेन क्यों रुक गई है। फिर घोड़ों की टापें सुनाई दी। इसके साथ ही 2 फायर हुए और किसी ने करख्त आवाज में पुकार कर पूछा, अरे वो कांग्रेस का चहेता देवदर्दन कहाँ है रे। इसके साथ ही डिब्बे में जो कांग्रेसी लीडर बैठा था थर थर कांपने लगा। रूबी ने देखा कि इसका रंग पीला पड़ गया था। इसकी बीवी को तो जैसे गश आने लगा था। इतने में 2 घुड़सवार डिब्बे के बाहर लाइन के पास आकर रुक गए। उन्होंने हाथ में राइफलें उठा रखी थीं। सरों पर पगड़ बांधे थे। चेहरे दहशतनाक थे। जो घुड़सवार आगे था, इसकी नजर कांग्रेसी लीडर पर पड़ी तो हवाई फायर करने के बाद बुलंद आवाज में बोला, दादा शिकार यहाँ छुपा हुआ है। फिर इंजन की तरफ से कोई घोड़ा दौड़ाते डिब्बे के सामने आ गया। रूबी बर्थ पर ही लेटी रही। वो ये सारा ड्रामा देख रही थी। जो घुड़सवार अब आया था,
इसने केसरी रंग की पगड़ी बांधी हुई थी। एक राइफल कंधे के पीछे से बाहर निकली हुई थी और एक राइफल इसके हाथ में थी। ये अधीर उम्र का सख्त जान था, बड़ी बड़ी खौफनाक मूछें थी और आंखों से खून टपक रहा था। वो डिब्बे के अंदर आ गया और राइफल की नाली दहशत के मारे कांपते हुए कांग्रेसी लीडर की गर्दन के साथ लगाकर बोला, मुझे पहचाना लाला। कांग्रेसी लीडर की टोपी राइफल की नाली से ऊपर उठाई और नाली का रुख खिड़की से बाहर करके फायर कर दिया। एक धमाका हुआ और कांग्रेसी की टोपी खुदा जाने किधर चली गई। डिब्बे के बाहर खड़े घुड़सवार कहके लगाने लगे। कांग्रेसी लीडर के बच्चे सहमे हुए थे, आहिस्ता आहिस्ता सिसकियां ले रहे थे। इनकी मां का खौफ के मारे बुरा हाल था। कांग्रेस लीडर से तो मारे दहशत की बात नहीं हो रही थी। वो हाथ बांधे बैठा थर थर कांप रहा था। इस वहशी आदमी ने अब राइफल की नाली का रुख सहमी हुई लड़की की तरफ कर दिया और बोला, क्यों ना पहले सांप के बच्चों को खत्म किया जाए। बेचारी माँ वहशी आदमी के पांव पर गिर पड़ी। भगवान के लिए रहम करो, मेरी बच्ची को ना मारो। वहशी आदमी ने इसे ठोकर मार कर परे गिरा दिया। खुदा जाने रूबी के अंदर से कहां एक तूफान सा एकदम बेदार हो गया। इसके होंठ गुस्से से फड़फड़ाने लगे। वो भूल गई कि वो खुद मुजरिमा है और पुलिस इसकी तलाश में है और ये अजनबी मुल्क है और इसके साथ कुछ भी हो सकता है। शायद ये इसकी जराइम पेशा जिंदगी का असर था कि वो जुल्म होता देखकर खामोश नहीं रह सकती थी। अगर वो आम सी लड़की होती तो शायद वो भी इस वहशी मर्द के आगे हाथ जोड़ने लगती, मगर रूबी की खसलत ऐसी बुज़दिल और मुनाफिकत से पाक थी। वो बर्थ पर उठकर बैठ गई और बोली, तुम कैसे मर्द हो, एक मासूम बच्ची पर गोली चला रहे हो। वहशी मर्द दरअसल इस इलाके का बल्कि पूरे हिंदुस्तान का बदनाम और खूनी डकैत भूपत डाकू था, जो कांग्रेसी लीडरों को चुन चुन कर कत्ल करता था। इस कांग्रेसी लीडर को वो इसलिए कत्ल करने आया था कि इसने भूपत के खिलाफ मुखबरी करके इसके 2 आदमियों को पुलिस मुकाबले में मरवा दिया था। भूपत डाकू को इतला मिली थी कि कांग्रेसी लीडर ट्रेन में अहमदाबाद जा रहा है। चुनाचे इसने रास्ते में ही जंगल में एक जगह रेलवे लाइन की प्लेटें उखाड़ दी थी और अब अपने कांग्रेसी दुश्मन को खून में नहलाने वाले था। भूपत डाकू ने गर्दन घुमाकर खूनी आंखों से रूबी की तरफ देखा। वो दिल में बड़ा हैरान हुआ कि बर्थ पर बैठी एक आम किस्म की राजस्थानी देहाती लड़की में ये जुर्रत कहां से आ गई है कि वो एक खूनख्वार डाकू को चैलेंज करे, इसके साथ ऐसी दलेरी से बात करे। भूपत के 2 साथी भी डिब्बे में घुस आए। भूपत डाकू ने अब राइफल की नाली का रुख रूबी की तरफ कर दिया और थोड़ा मुस्कुराते हुए पूछा, तू कौन है? रूबी ने जवाब दिया, मैं एक औरत हूँ और इतना जानती हूँ कि कोई मर्द का बच्चा किसी औरत और बच्चे पर हाथ नहीं उठाता। भूपत डाकू ने राइफल नीचे कर ली और पूछा, क्या तू जानती है कि किस से बात कर रही है? रूबी बड़े इत्मीनान से बर्थ पर पांव लटकाए बैठी रही। इसके अंदर की बहादुर और बेखौफ औरत पूरी तरह से बेदार हो चुकी थी और अब इसे आगे पीछे की कोई परवाह नहीं थी। वो मौका महल के मुताबिक अपना रंग नहीं बदल सकती थी। अगर दुश्मन है तो दुश्मन है, अगर मोहब्बत है तो फिर मोहब्बत ही है। ये खालिस्तन जबली जज्बा था, इसमें किसी ज़ाब्ता अखलाक का कोई अमल दखल नहीं था। रूबी ने बेपरवाही से कंधे इचका कर कहा, तुम जो कोई भी हो, मुझे इससे कोई दिलचस्पी नहीं, लेकिन तुम औरतों बच्चों को गोलियां मारते फिरते हो तो फिर मर्द के बच्चे नहीं हो। भूपत डाकू के एक साथी ने इस पर बंदूक तान ली। वो रूबी को गोली से उड़ाने ही वाला था कि भूपत डाकू ने हाथ से इसकी नाली परे कर दी और रूबी से पूछा, क्या नाम है तुम्हारा? रूबी ने भूपत डाकू की आंखों में आंखें डालकर कहा, शेरनी। भूपत डाकू के होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट नमूदार हुई। वो रूबी के बेखौफ और दिलकश चेहरे को बड़े गौर से देख रहा था। इसने अपने एक साथी से कहा, इस शेरनी को पकड़ कर ले चलो। जो ही एक डाकू रूबी की तरफ बढ़ा, रूबी ने बर्थ पर बैठे बैठे इसे जोर से लात मारकर नीचे गिरा दिया और नीचे छलांग लगा दी। मगर रूबी की साड़ी बार बार उलझ रही थी और रूबी से जैसे कह रही थी, मुनाफिकत से काम लो, मसलत से काम लो, मौका महल को पहचानो। मगर रूबी साड़ी की जुबान नहीं समझती थी। वो सीट पर गिरी और वहीं से उछलकर इसने डाकू की गर्दन को दबोच लिया। भूपत डाकू बड़े मजे से एक तरफ खड़ा मुस्कुरा रहा था, मगर डाकू ज्यादा थे। उन्होंने बहुत जल्द रूबी को काबू कर लिया। इसे खींचते हुए डिब्बे से उतार कर ले गए। भूपत डाकू ने कांग्रेसी लीडर की तरफ तवज्जो की, जिसका बुरा हाल हो रहा था। भूपत ने राफेल की नाली इसके सीने से लगाई और बोला, लाला, इस शेरनी ने तुम्हें आज मुझसे बचा लिया। ये कहकर भूपत डाकू तेजी से डिब्बे से उतरा। अपने घोड़े पर सवार होकर यके बाद दीगरे 4 हवाई फायर किए और अपने आदमियों को लेकर जंगल में गायब हो गया। इन दिनों भूपत डाकू का डेरा धारी सर के जंगल में दलदली मैदान के पार एक पहाड़ी के दामन में झिलिया नदी के किनारे पर था। रूबी को एक कच्ची कोठड़ी में बंद कर दिया गया था। भूपत डाकू रूबी की जुर्रत
اور بے خونی سے بڑا متاثر ہوا تھا۔ ڈیرے پر پہنچنے کے بعد 2 گھنٹے بعد اس نے روبی کے لیے 2 روٹیاں اور ساگ کوٹڑی میں بھجوا دیا۔ خود کوٹڑی کے باہر چارپائی پر رائفل رکھے بیٹھا اپنے ساتھی اور نائب دیوکانت سے باتیں کرنے لگا۔ ایسی دلیر لڑکی میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھی دیوا۔ دیوکانت اپنی رائفل کی نالی صاف کر رہا تھا، بولا۔